समास संधि कारक, मतलब संधि हो गया, कारक हो पूरे व्याकरण वाङ्मय में समाविष्ट है ना। पूरे व्याकरण में 8 अध्याय में सभी विषय हैं, उनमें से 8 अध्याय में से 3 अध्याय केवल प्रत्यय के। अब आप बताइए विषय कितना बड़ा होगा वो आप सोच सकते हैं, है ना। 8 अध्याय में से 3 अध्याय केवल प्रत्यय पर है, तीसरा चौथा पांचवा पूरा का पूरा प्रत्यय। तीसरे अध्याय में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो प्रत्यय के विषय का ही मिलेगा, ठीक। चौथे अध्याय में जो कुछ भी मिलेगा वो प्रत्यय का ही मिलेगा, पांचवें में भी जो कुछ भी मिलेगा वो प्रत्यय का। 3 अध्याय, 8 में से 3 अध्याय ओनली फॉर प्रत्यय, केवल प्रत्यय के लिए है। इससे आप प्रत्यय या विषय कितना बड़ा है यह जान सकते। पहले सूत्र से लेकर अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक चलता है, तो विषय की महानता पता चल गई होगी कि विषय कितना बड़ा है, विशालता। अब इसमें तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में 3 अध्याय में प्रत्यय कहे गए हैं, पर 3 अलग अलग अध्याय में कहे गए हैं, वो कुछ अलग अलग तरह के प्रत्यय। जो तीसरे अध्याय में है ना, तीसरे अध्याय में सामान्यतः धातुओं के बाद, अच्छा हम कभी कभी बहुत अच्छा भूल जाते हैं चंद्रमल, तो तीसरे अध्याय में सामान्यतः धातुओं के बाद लगने वाले ही प्रत्यय बताए गए हैं, तो ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के बाद लगते हैं। और अध्याय में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो प्राथ, ठीक है, उनके 5वें अध्याय। अब यहाँ समझिएगा इसका अवगमन अष्टाध्यायी के लिए अच्छा बुक ईश्वर चंद्र जी की ले सकते हैं आप, ईश्वर चंद्र जी की अष्टाध्यायी ज्ञान, ठीक है। अब फिर से नाम मत पूछिएगा, ईश्वर चंद्र। ईश्वर कृष्ण जो सांख्यकारिका लिखे हैं ना, उनमें से कृष्ण को हटा करके कृष्ण के पीछे वाला चंद्र लगा दिए, ईश्वर चंद्र। हाँ, तीसरे अध्याय में धातुओं के बाद तथा चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों के बाद लगने वाले, इसका अवगमन यहाँ नीचे तालिका हम बना के देते हैं, उस तालिका से आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय मुख्यतः कुल कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। धातु आप सब देख पाएंगे कि कुछ प्रत्यय केवल धातुओं के बाद लगते हैं, लगेंगे ना, केवल धातुओं के बाद लगेंगे, और कुछ प्रत्यय ऐसे जो प्रातिपदिकों के बाद लगेंगे, ठीक है, और कुछ प्रत्यय ऐसे जो द्वाभ्याम यानी दोनों के बाद लगेंगे। कुछ नहीं याद करने की जरूरत है विकास, हम आपको जितना बता रहे हैं ना, कुछ 3-4 दिन में हम कृदंत के पूरे विषय को तैयार करा देंगे, तो इन 3-4 दिन में जितना आपको बताएंगे उतना आप तैयार कर लेंगे, तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। और पहली बात, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप समझते हैं उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि याद की हुई चीजें कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आने पर याद नहीं आती,
समझी हुई चीजें प्रश्न आने पर हमेशा याद आती है। तो धातु प्रातिपदिका और धातु, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल धातु के बाद लगते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों के बाद लगते हैं, यानी धातु के बाद भी लग सकते हैं और प्रातिपदिक के बाद भी लग सकते हैं। ठीक है, यह तीन तरह से, मुख्यतः तीन तरह से वर्गीकरण किया। धातु क्या है, प्रातिपदिक क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रमनदीप जी। यदि आपको नहीं पता तो आपने पूछ के बहुत अच्छा किया। जिनको भी इन सब के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए खुशखबरी दे दूं, कल बाद परसों सुबह 10 बजे से, परसों सुबह 10 बजे से यूट्यूब पर पहले की तरह फिर से क्लास शुरू हो जाएंगे। रोज चाहे 5 से 7 मिनट का एक वीडियो जाए, लेकिन रोज एक वीडियो आप सबको यूट्यूब पर मिलेगा। तो अभी पहले हम वहां पर संज्ञाओं को शुरू करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ की 6ठी इकाई को पूरा क्लियर, जब तक 6ठी इकाई 100% पूरा नहीं हो जाता, व्याकरण जिससे लोग डरते हैं, वो जब तक 100% पूरा नहीं हो जा सकता होता, तब तक वही चलता रहेगा यूट्यूब पर, रोज एक वीडियो मिलेगा। तो उसमें हम व्याकरण की, आप जानते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की 6ठी इकाई में देखेंगे तो सबसे पहले संज्ञाएं की है, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, घीस, टी इत्यादि बहुत सारी संज्ञाएं है ना। उन संज्ञाओं को एक एक वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एफ इनके अर्थ की जो धातु के साथ बनता है वो भी बताना, बिल्कुल बताएंगे, चिंता न करें। जो भी आपको, आप सबको ऐसा लगता है कि मैं जल्दबाजी में कुछ छोड़ते जा रहा हूं तो वो पूछ लीजिएगा आप सब किस लिए हैं, है ना। तो धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय, धातु किसे कहते हैं? धातु वह होता है जिसका अर्थ कोई क्रिया। ठीक, धातु वह होता है जिसका अर्थ कोई क्रिया, जैसे पठ पढ़ना, गम जाना, हंस हंसना, खाल खाना, पा पीना, स्मृति स्मरण करना, सुना शुद्ध होना, नहाना, ऐसे बहुत सारे हैं ना। बहुत भू होना, ये सब धातु है ना। तो ये सारे धातु हैं। ये कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल और केवल धातु के बाद रहते हैं। ये सब क्या है? ये 3 प्रकार के प्रत्ययों को, आप तिंग प्रत्ययों को, विकर्ण प्रत्ययों को और कृत्य प्रत्ययों को, कृत प्रत्ययों को ऐसा समझ लीजिए कि इन 3 प्रकार के प्रत्ययों की शादी हो गई है धातु के साथ। ठीक, इन तीनों की शादी हो गई धातु के साथ, यानी ये तीनों प्रत्यय अगर लगेंगे कहीं तो वो धातु ही रहेगा। धातु के सिवाय अन्य कहीं पर यह 3 प्रत्यय नहीं लग सकते। 3 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तिप्तसी, सिप्तस्थ, वस्मस, तातामझ, थासाथामधो, इटवही, मही, 18 होते हैं ना 3 प्रत्यय। ये पता है, मैं संख्या लिख देता हूं। 3 प्रत्यय 18 होते हैं। विकर्ण प्रत्यय प्रायः 20 से 30 के बीच में होते हैं, प्रायः 28 है। एकदम पक्का संख्या भी नहीं याद है, पर लगभग। विकर्ण प्रत्यय शप, शन, श, फिर उसके बाद एक शानच भी विकर्ण प्रत्यय, जो शानच आपके सिलेबस में नहीं है, हला, शानच, स्ना, स्नम, फिर उसके बाद ऋच इत्यादि बहुत कुछ। ठीक, तास। तो ये इसकी संख्या भी मैं निर्धारित नहीं कर सकता हूँ। कृत प्रत्ययों की भी संख्या लगभग 150 के आसपास है, 170 के आसपास, वो भी कृत प्रत्यय है। फिर ये 3 प्रकार के प्रत्यय जो है ना, कृत प्रत्ययों को लगने के बाद कृदंत शब्द बनता है, तिंग प्रत्ययों के लगने के बाद क्रियापद यानी तिङंत शब्द बनता है। यह 3 प्रकार के प्रत्यय से जो केवल धातु के बाद रहते हैं। धातु वो होते हैं जिनका अर्थ कोई क्रिया। इतना 3 प्रकार के प्रत्यय समझ गए। कोई ऐसा है जिसको अभी यह 3 प्रकार का वर्गीकरण नहीं समझ में आया हो तो हम प्रातिपदिक पे चलेंगे। यह तीनों समझ गए तो आगे प्रातिपदिक पे चलते हैं। प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्यय 3 तरह के। चलिए फिलहाल प्रत्यय जो होता है ना, हाँ फिर से नहीं सुना तो फिर से बोल देंगे, कोई बात नहीं। प्रत्यय जो होते हैं हमेशा बाद में ही लगते, ठीक है। प्रत्यय जो होते हैं हमेशा बाद में ही लगते हैं, पहले नहीं लगते, है ना। जैसे धातु है भू, भू के पहले लगा दे प्रत्यय, ऐसा नहीं चलेगा।
अगर प्रत्यय तिप तस्वीर लगाना है या पानी की बोतल उठा दो। शास्त्र तृतीय वर्ष में हो व्याकरण मेरा विषय जैसे कोई बात नहीं। विकास जी पढ़ते रहे और अपने आसपास के छोटे लोग जो हैं, आपके छोटे भाई लोग हैं या आपके मित्र लोग हैं, उनको कुछ कुछ पढ़ाते रहे, क्योंकि व्याकरण शास्त्र ऐसा है जब उसमें रुचि करके आप कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं, प्रेरित करते हैं, तब आपकी विद्या और ज्यादा बढ़े। मेरा व्याकरण विषय कभी नहीं था, बस रुचि के कारण कुछ पढ़ लेता था और पढ़ा लेता था। तो तिंग प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये तीन तरह के प्रत्यय ऐसे होते हैं जो धातु के बाद ही लगते, केवल बाद में लगते हैं। ये भी बात ध्यान रखें, पहले नहीं लगा सकते, ठीक, और केवल धातु के बाद लगा सकते हैं इन तीन तरह के। अब विकर्ण प्रत्यय क्या है? तिंग प्रत्यय तो मैंने बता दिया 18। विकर्ण प्रत्यय आपको शब्द से पकड़ना चाहिए। विकर्ण प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातु के बाद लगते हैं पर धातु के स्वरूप में विकार पैदा कर देते हैं, इसलिए विकर्ण प्रत्यय, ठीक है। विकार जैसे अब देख लीजिए, भू धातु है, उदाहरण सबका देते हैं, ठीक है। धातु क्या है? भू दिख रहा है, यह भू एक धातु है। भू धातु के बाद हमने तिप एक प्रत्यय लगाया, तिंग प्रत्यय। तिप प्रत्यय आता है ना तिंग के अंतर्गत, तिप तस्जी सिप्तस्तम विपस्पस्ताताम सथासाताम धुम इरवहि बहि, ये प्रत्यय आते हैं ना। पर अस्मय पद का धातु है, इसलिए हमने एक तिप प्रत्यय लगाया। अब एक प्रत्यय और आएगा, कर्तरी शब्द। यह जो एक प्रत्यय और आएगा कर्तरी शब्द, उस सूत्र से एक शब्द प्रत्यय बीच में आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय? शब्द। यह है विकर्ण प्रत्यय, जो धातु तथा तिंग अथवा कृत, धातु के बाद लगने वाले तिंग प्रत्यय अथवा धातु के बाद लगने वाले कृत प्रत्यय, इन दोनों के बीच में आके घुस जाता, वह है विकर्ण। आगम नहीं, चारों बता रहे। आगम और प्रत्यय में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आगम हमेशा तीन ही तरह के, ठीक। आगम हमेशा तीन ही तरह के होते हैं, या तो कित, या तो टित, कित, या तो टित, या तो मित, यानी जिसमें क की एक संज्ञा हुई हो, या तो ट की एक संज्ञा हुई हो, या तो मा की एक संज्ञा हुई, है ना। आगम तीन ही तरह के होते हैं। यह आगम नहीं, प्रत्यय है, हम प्रत्यय की बात करें। तो विकर्ण प्रत्यय क्या है? बीच में आके घुस जाता है, बीच में घुस जाता है, इससे विकर्ण आप नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं कि धातु और प्रत्यय के मध्य में आकर जो पड़ जाता है, ऐसा प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय कहलाता है। कुछ लोग ऐसी भी परिभाषा देते हैं, पर इसको विकर्ण इसलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, इसलिए हम खोल के बता देते हैं। शप प्रत्यय में से प की हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाया करता है। श की लशक को तद्धिते से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाया करता है। श और प के बिचवा में जो एक आ था, वह आ केवल बचाया जाता है, ठीक। वो यह जो आ है वस्तुतः यह शब्द है ना, आ जो बचा यह शब्द, और यही आ क्या करेगा? इस धातु के स्वरूप में परिवर्तन ले आएगा। इसी आ के कारण भू धातु है ना, वह उस भू धातु के ऊ के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। सार्व धातु का अर्ध धातु सूत्र से ऊ के स्थान पर गुण होकर ओ हो जाएगा, ठीक। तो धातु के स्वरूप में विकार हुआ कि नहीं? विकार हुआ, वह विकार इस ती के कारण नहीं हुआ, इस आ के कारण। इसलिए विकार करने के कारण यह प्रत्यय विकर्ण, ठीक। अधिप्रतिज्ञा सपा आदि शब्द नहीं प्रभु, कर्तरी शब्द समझिए। अभी अधिप्रतिज्ञा सपा में जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा, बहुत भटक जाएंगे। तो अब यह जो आ हुआ, इसी आने इसके बीच में विक्रय विकार, नाम और संख्या सहित ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूं उतना जरूर ध्यान रखिए। ओम हो अति हो गया, विकार हुआ, इतना ही विकार नहीं और भी विकार लाएगा। यह अगर आ नहीं होता तो क्या इस ओ के स्थान पर आप एचो यवायावाह लगा पाते? नहीं। कि हाँ, बताइए। इसी आ के कारण
यहाँ एचो यवा यावा लगकर ओ के स्थान पर अब हो जाएगा ना? किसी को दिक्कत है? यह जो ओ है या ओ मिट जाएगा और उस ओ के स्थान पे आ जाएगा अब, जोड़ देंगे बन जाएगा भव, है ना? अब बराबर जोड़ लीजिए, भवती बन गया। इसी तरह भवती भवता भवंती इत्यादि बनते रहते हैं क्रिया, बन जाएगा। अमृता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। तो भवती इत्यादि ऐसे बनते, बहुत आसान है सब कुछ। तो यह धातु भू धातु और इस तिप प्रत्यय के बीच में जो आकर बड़ा शब्द, यह विकरण करते हैं। क्योंकि धातु के स्वरूप में विकार या परिवर्तन करने के लिए आता है, इसीलिए यह विकरण करते हैं। ठीक है, तो विकरण समझ गए। और कृत प्रत्यय ऐसे होते हैं, तो धातु के बाद लगते हो। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है जो धातु के बाद लगते हो तथा तीन और विकरण प्रत्यय से भिन्न, ठीक है, वो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय से लगकर जो शब्द बनते हैं वो शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रत्यय ऐसे हैं जो केवल धातु के बाद लगते। अब आगे आते हैं प्रातिपदिक के बाद। प्रातिपदिक क्या होता है ये बात पहले बता दूं आप सबको, फिर प्रातिपदिक। आज भूमिका ही होगी मुझे ऐसा लगता है प्रत्यय की, हो सकता है एक आध दो प्रत्यय आगे बढ़ ले, पर इतनी बात को आप सबसे निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि कल बुद्धि में बैठा के आइएगा, तो आगे का विषय आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। इतने विषय जितना बता रहा हूँ भूमिकागत, इसको बुद्धिस्थ कर लेंगे तो आगे का सारा विषय स्वतः बुद्धिस्थ होता जाएगा। प्रातिपदिक के बाद लगने वाले कुछ प्रत्यय हैं जो केवल प्रातिपदिक के बाद लगते, उनको धातुओं के बाद नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये जो तिंग इत्यादि प्रत्यय इनको केवल धातु के बाद लगाया जा सकता है, प्रातिपदिकों के बाद नहीं लगाया जा सकता। और जो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जिनका विवाह हो गया है प्रातिपदिकों से, सुप, तिंग और स्त्री, सुप, तद्धित और स्त्री, ये तीन प्रकार के प्रत्यय ऐसे हैं कि इनका विवाह हो गया है किससे? इनका विवाह हो गया है प्रातिपदिक से, यानी ये लगेंगे तो केवल प्रातिपदिक के बाद लगेंगे। ठीक, वैसे प्रत्यय की व्युत्पत्ति कई तरह की है। प्रतीयते, विधीयते, प्रत्यय जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, अथवा प्रति पीछे पीछे अनुगमन करता है इसलिए प्रत्यय कहते हैं। ठीक, धातु अथवा प्रातिपदिक का अनुगमन करता है, उनके पीछे लगता है, इसलिए भी प्रत्यय कहते हैं। प्रति अय। अब इसके बाद चलिए फिलहाल सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यह तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो केवल प्रातिपदिक बाद लगते हैं। पहले बार आपको बता दूं प्रातिपदिक क्या होता है। प्रातिपदिक ऐसे को कहते हैं जिसको आप निरुक्त में नाम शब्द से कहते हैं। निरुक्त में चार प्रकार के शब्द बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उनमें से जिन्हें आप नाम कहते हैं ना, उन्हीं को भगवान पाणिनि प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, पर प्रातिपदिक और सरल शब्द में जाना जाए तो ऐसा बता देता हूं, अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, एक ऐसा सूत्र है। उस सूत्र के आधार पर जो अर्थवत यानी जो अर्थ वाला, सार्थक, ऐसा कोई शब्द भी ले लेंगे, चीपू इत्यादि कोई शब्द ले लेंगे, खींपू जो बंदर इत्यादि बोलते हैं, या जो यहाँ से आवाज आती है, ऐसे कोई शब्द ले लेंगे, वह सब प्रातिपदिक नहीं बनेगा, है ना। ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द, अर्थवत, नदी के झरने इत्यादि की आवाज हो, वो सब आवाज शब्द नहीं है ना। वो ध्वनि के साधारण ध्वनि है, उनको व्याकरण में उपादान शब्द के रूप में नहीं कहा जाता। तो ऐसा कोई वर्णों का समूह हो जिसका कुछ अर्थ हो, ठीक, ऐसा कोई वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो वह प्रातिपदिक कहलाता है। केवल अर्थ हो वह प्रातिपदिक नहीं कहलाता। अर्थ हो पर ऐसा ना हो। इस भू का अर्थ क्या है? होना। भू का अर्थ होता है ना होना, है ना, टू बी, बिल्कुल चारू लगा, टू बी कहते हैं इसको इंग्लिश में। भू का अर्थ होता होना। तो यह जो
अर्थवत है ना, जो भी अर्थ वाला होता है वह प्रातिपदिक होता है। ठीक, जो भी अर्थ वाला होता है वह प्रातिपदिक होता है। तो वो भी अर्थ वाला है इसलिए यह भी प्रातिपदिक है। क्या कहेंगे? नहीं, अर्थवत अधातु प्रातिपदिक, यानी अर्थ वाला तो हो पर धातु ना हो। ये धातु है इसलिए यह प्रातिपदिक नहीं कहलाए। ठीक, धातु से भिन्न होना चाहिए वह प्रातिपदिक कहलाए। चलिए हम आपको बता देते हैं। एक ये है, इसके बारे में आपने सुना है क्या? रुल एक प्रत्यय है ना, या एक त्रिच प्रत्यय ले लीजिए, या एक सन ले लीजिए। सन, सबसे पहला सन, इसका भी अर्थ होता है कर्ता। रुल प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, कर्तरी अर्थ में होता है, कर्तृवाची में होता है ना। और इसका अर्थ होता है इच्छा, होता है ना सन प्रत्यय। तो रुल प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। यह अर्थवत है कि नहीं? अर्थ वाले हैं कि नहीं? इसमें कुछ अर्थ है ना, सार्थक है, अर्थवत भी है, अधातु भी है, धातु भी नहीं। अर्थ वाला हो, धातु से भिन्न हो, उसको प्रातिपदिक कहा जाता है। अगर इतना ही हम केवल समझे तो रुल इत्यादि और सन इत्यादि जो है यह प्रत्यय, ये धातु से भिन्न है, अर्थ वाले हैं, इसलिए इनको प्रातिपदिक कहा जाएगा। पर इसको प्रातिपदिक न कहा जाए इसलिए भगवान पाणिनि कहते हैं अप्रत्यय, यानी वह प्रत्यय से भी भिन्न, यानी रुल इत्यादि प्रत्यय से भी भिन्न। अर्थ वाला तो हो, धातु भी ना हो और प्रत्यय भी ना हो, उसके साथ साथ प्रत्ययांत भी ना हो, प्रत्यय लगकर बना हुआ कोई शब्द भी ना हो, ऐसे को प्रातिपदिक कहा जाता है। ठीक है, प्रातिपदिक समझ गए? जिसमें कुछ अर्थ हो, जैसे मेरा नाम है अरुण, यह एक प्रातिपदिक। जिन्होंने पूछा था, मान लीजिए जैसे चंद्रिमा बहन का नाम है चंद्रिमा, तो वह चंद्रिमा एक प्रातिपदिक। ठीक है, सुजीत एक नाम है तो वह एक प्रातिपदिक। तो ऐसे इसी को प्रातिपदिक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, वो प्रातिपदिक। ठीक, तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रातिपदिकों के बाद ही लगते हैं। उन प्रत्ययों में सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आते हैं। सुप प्रत्यय क्या है? पीने वाला सुप नहीं है, ये सुप प्रत्यय कुल 21 है। अलकनंदा एक प्रातिपदिक है, बिल्कुल, अलकनंदा भी एक प्रातिपदिक। बहुत तूफान आता है अलकनंदा में, जानते ना? अकेली अलकनंदा ने 2-3-4-5 साल पहले केदारनाथ में तूफान ला दिया था। चलिए फिलहाल वो अलकनंदा। सुप प्रत्यय कुल 21 है। कुल कितने हैं? 21 सुप प्रत्यय। कौन कौन से? सु ओजस, हम ओजस, अभ्यास, ये अभ्यास, वैसे अभ्यास में सोसाम यूज है ना। नाम को प्रातिपदिक कहते हैं, पर ऐसे नाम को प्रातिपदिक कहते हैं जिसमें प्रत्यय ना लगा। ठीक, जैसे आपको बता देता हूं, यह अरुण एक प्रातिपदिक है। ठीक, क्या मेरा नाम क्या है? अरुण। अरुण क्या है? प्रातिपदिक है, पर अरुण प्रातिपदिक नहीं है। अरुण सु प्रत्यय लगने के बाद प्रथमा एकवचन का रूप, ये प्रातिपदिक नहीं है, यह सुबंत है, यह पद है ना, सुबंत है या पद है। प्रातिपदिक क्या है? विभक्ति प्रत्यय लगने से पहले की अवस्था में जो मूल शब्द है वह प्रातिपदिक। ठीक है, अरुण यह प्रातिपदिक। इन प्रातिपदिकों के बाद सुप प्रत्यय लगते हैं जो कि 21 है। सु ओजस, अमोजस इत्यादि, सु से लेकर सुप तक। ठीक है, ये 21 प्रत्यय हैं। उन्हीं के बाद स्त्री प्रत्यय भी लगते हैं। प्रातिपदिकों के बाद ही स्त्री प्रत्यय भी लगते हैं, यह 8। ठीक है, स्त्री प्रत्यय लगते हैं, ये 8 है। टाप, डाप, चाप, नींद, नींद, नीश, और फिर हाँ, कृदंत, तद्धित और समास भी प्रातिपदिक होते हैं। बिल्कुल, अलकनंदा में आपने याद दिलाया। अच्छा, कृदंत, कृद प्रत्यय लगने के बाद जो बनता है कृदंत, वो भी प्रातिपदिक बन जाता है। तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जो बनता है वो भी प्रातिपदिक बन जाता है, और समास होने के बाद जो बनता है वो भी प्रातिपदिक बन जाता है। ठीक है, तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र रहेगा। तो फिलहाल
स्त्री प्रत्यय ऐसे होते हैं टाप डाप चाप नीम की नीन और ऊंड तथा ती, ये 8 प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। फिर इसके बाद तद्धित प्रत्यय 250 के आसपास, लगभग 250 के आसपास, 280 के, ठीक है। आपने सुजीत जी केवल एक गड़बड़ किया है, वैसे कई गड़बड़ की है। टाप डाप चाप नीम की नीन सभी हलंत है, सब में अंत में प और जो च और न है ये सब हलंत है ना। और ऊंग में ऊ दीर्घ है, ठीक है। आपने ऊंग को उड़ कर दिया, उड़ गया, ऊंग बेचारा उड़ गया। चलिए, सुप, स्त्री और तद्धित, ये 3 प्रकार के प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं। चलेगा, इतना ध्यान रहेगा। तो तद्धित प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में होते हैं। सबसे ज्यादा वाग्मय, सबसे ज्यादा प्रत्यय अगर कोई है तो वो तद्धित। अब सन इत्यादि कुल 12 प्रत्यय ऐसे हैं। इन सन इत्यादि 12 प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, जैसे णिच हो गया, सन हो गया, यंग हो गया, यक हो गया, ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो केवल धातु के बाद है, ठीक है, 12 में से। और 12 में से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे क्यच हो गया, क्यंग हो गया, क्यश हो गया, क्विप हो गया, ऐसे प्रत्यय हैं जो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं। और कुछ सुबंत के बाद भी लगते हैं। सुबंत यानी सुप प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बन गया उसके बाद भी लगता है, ठीक है। तो मतलब मुख्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं सन इत्यादि 12 जो दोनों के बाद। सन इत्यादि 12 में से कुछ आपके सिलेबस में है, कौन कौन से आप सभी जानते हैं। सन है, णिच है, यंग है, यंग है, फिर उसके बाद क्यच, यंग, क्यश, ये इतने सारे प्रत्यय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। णिजंत, सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत इत्यादि है ना। यंगलुक नहीं, यंगलुक में तो यंग ही प्रत्यय होता है, उसका लुक हो जाएगा, है ना, धन्यवाद, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। तो ऐसे कुछ प्रत्यय हैं में आपको मिल जाएंगे, पूरे पढ़ा दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से निष्कर्षता, एक हो गया 3 प्रत्यय, दूसरा हो गया विकर्ण प्रत्यय, तीसरा हो गया प्रत्यय, चौथा सुप, 5वां स्त्री, छठा तद्धित, 7वां सनादि। कुल मिला के 7 तरह के प्रत्यय कह सकते हैं कि होते हैं, है ना। प्रत्यय कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 7 प्रकार के, सुप, किंग, सनादि, विकर्ण, कृत, तद्धित और स्त्री, ठीक है। सुप सुओजस अमोजस इत्याभ्याम इत्यादि, किंग तिक्तस्य तिक्तस्थम विपस्मस इत्यादि, सनादि संख्यक काम्यक यंग क्यश। सनादि अलग अलग अर्थों में यूज होते हैं सुजीत जी। जैसे आपको बड़े बड़े वाक्यों को छोटा करके कहना है तो सन इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग। जैसे आप कहना चाहते कि हम पुनः पुनः पठान, ठीक, हम पुनः पुनः पठान, ऐसा कहना है। उसकी जगह पे आप इतना कह के काम चला सकते हैं, अहम पापठ्ये, ठीक, बस इतना कह के काम चला। अहम पापठ्ये मतलब मैं पुनः पुनः पढ़ता हूं। बड़े बड़े वाक्यों को लघु करना। राम पढ़ना चाहता है तो राम पिपठिषत्, पिपठिषत् सन प्रत्यय लग गया, पढ़ने की इच्छा करता है, राम पढ़ने की इच्छा करता है, राम पिपठिषत्, ठीक है। ऐसा कहेंगे कि दशरथ पुत्र की कामना करते हैं, ठीक, दशरथ पुत्र की कामना करते हैं। उसको आप केवल 2 शब्दों में संस्कृत में कह सकते हैं, दशरथा पुत्रीय, बस हो गया काम। तो यह दशरथा
उत्तरीय। मान लीजिए कि प्रजा में कोई राजा नहीं, राजा मर गया है, तो प्रजा राजीयन, राजीयन प्रजा अपने राजा की इच्छा करती है कि राजा हो जाए हमारे राज्य, प्रजा राजीयन। तो ऐसे ये प्रत्यय होते हैं सन इत्यादि प्रत्यय, जो बड़े बड़े वाक्यों को लघु करने के लिए होते हैं। सन इत्यादि 12 प्रत्यय, उन 12 प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ है। सन का अर्थ होता है इच्छा, ऋच का अर्थ होता है प्रेरणा, यम का अर्थ होता है किसी क्रिया का पुनः पुनः होना, क्यच का अर्थ उपमा होता है और इच्छा भी होता है, क्यंग का अर्थ होता है, क्यंग का अर्थ भी उपमा होता है, उपमा अर्थ में होता है, और क्यश करने के अर्थ में भी होता है, फिर प्रत्यय भी आचार अर्थ में होता है, अन्य अन्य बहुत सारे अर्थों में ये सारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, फिलहाल अब आगे देखते हैं। तो 7 प्रकार प्रत्यय होते हैं। सन इत्यादि 12 हो गए। विकरण प्रत्यय कुछ होते हैं जो के बीच में आके धातु में विचार करते हैं। कृत प्रत्यय होते हैं जो जिन्होंने कृत कहा जाता है, जो तिंग से भिन्न प्रत्यय होते हैं, धातु के बाद लगते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रातिपदिकों के बाद लगते हैं, और सबसे ज्यादा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ही है। स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं जो केवल प्रातिपदिकों के बाद लगते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर संक्षेप में यदि कहा जाए कि कुल कितने प्रत्यय होते हैं, तो आप सभी निस्संदेह कह सकते हैं कि 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये आप ध्यान रखिएगा, और कौन से प्रत्यय कहाँ लगते हैं। जैसे सुख प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद, तिंग प्रत्यय धातु के बाद, सनादि प्रत्यय धातु और प्रातिपदिक दोनों के बाद, विकरण प्रत्यय धातु के बाद, कृत प्रत्यय धातु के बाद, तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद, और स्त्री प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा ना सबको। तो अब इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अब आ जाते हैं कुछ प्रत्ययों पर, जो आपके सिलेबस में प्रत्यय लगे, उन प्रत्ययों में से कुछ प्रत्ययों का रिपीट। ओके, चुरु जी, चारू जी, यहाँ लिस्ट में क्या इतनी देर तक मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? तिंग 18 है जो धातु के बाद लगते हैं। विकरण प्रत्यय जो है वो धातु के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय वो धातु के बाद लगते हैं, हम बताए हैं ना। शुभ है प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, स्त्री है प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, तद्धित प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, सन इत्यादि प्रत्यय दोनों के बाद लगते हैं। वही 7 प्रत्यय हम यहाँ लिखे हैं, अलग क्रम बदल दिया है कि आप सबको पता है कौन कब यूज होते हैं। हमेशा यूज हो जाया करते हैं प्रभु। शुभ प्रत्यय यूज होता है, शुभ प्रत्यय होता है यूज जब आपको 7 विभक्तियों में रूप बनाना है, कारक के प्रयोग करने हैं विभक्तियों का। सुभोजस बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै इत्यादि प्रयोग करना है, तो आपको शुभ प्रत्यय का प्रयोग करना है। तिंग प्रत्यय का प्रयोग तब करते हैं जब क्रियापद का निर्माण करना होता है। पठति पठता पठन्ति गच्छति गच्छता गच्छन्ति अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् इत्यादि 10 प्रकारों का बनाना होता, तब तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सनादि प्रत्ययों का प्रयोग आप तब करते हैं जब इच्छा, पुनः पुनः होना, आचार, फिर उसके बाद प्रेरणा इत्यादि अलग अलग अर्थों में प्रयोग करना हो, तो ये प्रत्यय होते हैं। इच्छा, अर्थ इत्यादि मतलब अपने अपने अर्थ के आधार पर शब्द के रूप में। बिल्कुल ठीक है। विकरण प्रत्यय का प्रयोग तो होता ही प्रक्रिया के आधार पर, मतलब शब्द में के स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए, धातु के स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए विकरण प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उसका कोई विशेष अलग अर्थ नहीं होता है। कृत प्रत्यय होते हैं, कृदंत के शब्द बनाना है, यदि आप क्रिया नहीं बनानी कृदंत बनाना है तो कृदंत के लिए कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद प्रातिपदिकों के बाद लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय बहुत सारे अलग अलग अर्थ में होते हैं, है ना। तो स्त्री प्रत्यय है किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए लगा। कोई शब्द पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगाते हैं। बस यही है सभी प्रत्ययों का यूज। ठीक है, विनोद जी प्रणाम। अब देख लीजिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत तद्धित में बताया ना, तद्धित एक ऐसे प्रत्यय है कि जो कम से कम 50 के आसपास अलग अलग अर्थ है। अपत्य अर्थ, अपत्य अर्थ, फिर तर्कभाग का आपने बंद क्यों कर दिया? क्योंकि लॉकडाउन और अलग अलग व्यवधान, कभी हमारा काम कभी उनका काम, कभी जाए तो स्टूडियो खाली नहीं, कभी कुछ ऐसे, इसीलिए समस्याएं आती रही।
अब तैयार हुआ है, धीरे 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 फिर से आगे शुरू होगा। तो फिलहाल तद्धित प्रत्यय ऐसे होते हैं जो गोत्र प्रत्यय, आर्थिक, गोत्र, बहुत सारे अर्थ में होते हैं तद्धित, ठीक। मतु प्रत्यय के अर्थ में, पूर्ण अर्थ में, अपत्य अर्थ में, बहुत सारे अर्थ। विकास यहाँ क्या बताया गया आपको, ये 3 प्रकार के प्रत्ययों की शादी हो गई है धातु के साथ। अगर आप इसको प्रातिपदिक के बाद लगाएंगे तो पहले धातुओं से तलाक करवाना पड़ेगा, जो कि सनातन परंपरा में नहीं होता है, ठीक है। और ये 3 प्रत्यय केवल प्रातिपदिक के बाद लगेंगे, इनको धातु के बाद नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा, बताया जा चुका है। फिर से पूछेंगे तो फिर भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो कुछ ऐसा हो गया, इतना क्लियर हुआ। आगे चले, 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 7 प्रकार के प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किस तरह लगते हैं, ये सब बता दिया। 7 प्रत्ययों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तद्धित मैंने आपको यदि आप देखेंगे तो फ्री क्लास में मतवर्थी है, अपत्यार्थक दोनों को सारांश रूप में मैंने पढ़ाया है तद्धित। और कृदंत अब शुरू करूंगा। इन सब में से हमें केवल कृदंत पढ़ना है, कृत प्रत्यय, ठीक है। सुप अभी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। सुप छोड़ दीजिए, अनअकैडमी पर ही है, बिल्कुल। बहुत कुछ अनअकैडमी पर हमने पढ़ा दिया है, वो आप हमारे फ्री क्लास में कैसे अभी देख पाएंगे वो भी अंत में बता दूंगा। हमारे बहुत सारे क्लास, विशेष करके व्याकरण पर इतना मेटर आपको यहाँ मिल जाएगा, व्याकरण पर इतना मेटर मिल जाएगा कि उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, खाली खाल अगर यहाँ पर खोज के व्याकरण पढ़ते हैं तो भी आपको व्याकरण में समस्या नहीं आने वाली। आप एक दो बार हो सकता, मैं जानता हूँ। आप सबकी खुशी के लिए बता दूं तो व्याकरण क्या होता है, पक्षादूर्ध्वम वैयाकरण कहा गया कि अगर आप 15 दिन सोचना बंद कर देते तो व्याकरण ऊपर से चला जाता है ना। तो ये वास्तविकता है कि आपको उसको समय समय पर अगर रिवाइज करते हैं, एक बार के बाद दोबारा पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको संदेह नहीं रहेगा, है ना। भूल जाना जो है, उसका भूल जाने का उपाय है कि आप उस पर चिंतन करते रहें या दोबारा देखें, पढ़ते, ठीक है। या जब पढ़ते रहें तो आप पढ़ने के बाद एक बार हमसे पढ़ते हैं, उसके बाद पुस्तक लेके पढ़ लें, पुस्तक लेके पढ़ लें और फिर आप देख लें कि इसमें क्या जो हमने पढ़ाया उससे कुछ अलग है क्या। अगर अलग है तो उसको अंडरलाइन करें, है ना। अगर अंडर रिवाइज करना है तो जो नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद कोई विद्वान आपको मिले तो उससे पूछे, या हमसे ही यहाँ कमेंट के माध्यम से पूछे, ठीक है। ये सही तरीका होता है, ज्यादा समय तक याद रखें। चलिए फिलहाल अब आगे चले। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें कृत प्रत्यय पढ़ना है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो प्रत्यय है वो मैंने आपको बता दिया है कि कृत के अंतर्गत ये देख पाएंगे आप सब, तव्य, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्या, सत्वे, शानच, तवतु, तुमुन, नमुन, ये इतने सारे प्रत्यय हैं जो कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन सबको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, पर इन सब के बीच में क्या था ये बताने के लिए आप सबको प्रत्यय की भूमिका बताना आवश्यक है, ठीक है। विषय अब कृदंत शुरू होगा, फिर से बताना क्या, फिर से बताओ रमन दीदी, पूछिए। चलिए, सभी प्रकार के 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये पता है आपको। 5 होते हैं, 4 होते हैं, बताइएगा कितने होते हैं। 7 होते हैं तो पता है ना, होते हैं रमन दीदी। तो उन 7 में से एक कृत प्रत्यय होता है ना, होता है ना, कृत भी होता है। अच्छा, प्रत्यय शुरुआत में लगता है कि अंत में लगता है, ये बताइए। शुरुआत में लगता है कि अंत में लगता है, अंत में लगता है ना। तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा हो उसको कृदंत कहा जाता है, ठीक है। कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा हो वह कृदंत कहलाता है। तो हम कृत प्रत्ययों को पढ़ेंगे, यानी इन्हीं कृत प्रत्ययों को लगकर कृदंत शब्द बनेंगे। वो कृत प्रत्यय 150 के आसपास है, उनमें से आपके सिलेबस में इतने प्रत्यय हैं, तव्य, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, शानच, त्वा, तवत, तुमुन, नमुन, कुल 13 प्रत्यय। ध्यान से पढ़िएगा,
13 है। ठीक है, समझ गए? तो यह कृत प्रत्यय होते हैं इस तरह। अब इनमें से कल से स्टार्ट नहीं, आज से स्टार्ट, इनमें से कुछ आज निपटा देते हैं। जो छोटे छोटे हैं, छोटे मोटे लोगों को निपटा देते हैं ना। ये जो 7 है, ये 13 है, इन 13 में से हम कुछ को भी निपटाते हैं ना। हो सकता है 3-4 निपट जाए, हो सकता है 1 का निपटे। चलिए, सबसे पहले कृत प्रत्यय के अंतर्गत, चलिए अब कृत प्रत्यय होता है 7 प्रत्ययों में से एक प्रकार का प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। अब हम थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये है कृत। कृत प्रत्यय होते हैं ना, इन कृत प्रत्ययों के अंतर्गत, एक मिनट, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे दूसरे तरह से, थोड़ा सा इस तरह से। मान लीजिए यह कृत प्रत्यय वेन डायग्राम की तरह, ठीक है। कृत प्रत्यय कुल कितने हैं? लगभग लगभग ऐसे लगभग का चिन्ह कुछ इसी तरह से बनता है, लगभग 150, ठीक है। कृत प्रत्यय कुल लगभग 150 से 170 के बीच, ठीक है। मान लीजिए इनमें से यह कृत प्रत्यय है, इनमें से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, इतने, ठीक, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। यह क्या है? यह है कृत, ठीक। और ये क्या है? यह है कृत्य। समझ में आ रहा है? तो अब पूछा जाए आप सबको कि कृत्य प्रत्यय कैसे प्रत्यय है? ये 7 के अतिरिक्त 8वां नहीं है। ये 7 में जो 7 प्रकार के प्रत्यय हैं उनमें कृत के अंतर्गत आता है कृत्य। ये कितने हैं? ये 7 है, ठीक है। पूरे कृत प्रत्ययों के अंतर्गत 7 प्रत्यय ऐसे हैं। अब बताइए, सुन लीजिए, इसी को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, दूसरे शब्दों में इसको थोड़ा सा लॉजिक के ढंग से समझा दूं आप सबको, तो ऐसा बता दूं, ठीक है। ये इतने प्रकार के, ये क्या है? ये पशु है, ठीक है। ये पशु है और ये पशु है और ये पालित पशु है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें रमनदीप जी, बता रहा हूं। मान लीजिए ये पालित पशु, गाय भैंस बकरी इत्यादि है ना, ये सब पशु हैं, ये पालित पशु। तो आप ये बताइए, हम प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, क्या आप इनको पशु नहीं कहेंगे क्या? ये 7 पशु है ना, ये 7 भी तो पशु है, पर पशु होते हुए भी ये पालित पशु है ना। इतना तो समझ रहे हैं, पशु होते हुए भी ये पालित पशु। तो उसी तरह सेम शब्दों में यदि कहा जाए, सेम शब्दों में यदि कहा जाए, तो ये सारे प्रत्यय कृत है, ये सारे के सारे प्रत्यय कृत हैं। ये 7 प्रत्यय भी कृत है, पर यह 7 प्रत्यय कृत होते हुए भी कृत्य है ना। कृत है फिर भी कृत्य है, चलेगा? ये समझ गए? तो जो कृत प्रत्यय जितने भी हैं रमनदीप जी, ये कृत है, क्ता नहीं, ठीक है। क्ता 2-3 बार कमेंट कर चुके, कृत है, नहीं समझे कोई बात, अलकनंदा जी। चलिए एक बार और बता दें, थोड़ा शॉर्टकट में दूसरे तरह से बता देता हूं, दूसरे तरह से आपकी भाषा में समझा देता हूं। अलकनंदा जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये सारी क्या है? ये महिलाएं हैं, ठीक है। और इन सारी महिलाओं में ये क्या है? ये अलकनंदा जी, ठीक है। कौन है? ये महिलाएं हैं और ये कौन है? ये अलकनंदा जी है। तो अलकनंदा जी महिला है कि नहीं है?
महिला से अलग है ना, तो महिला भी है और अलकनंदा भी है ना, समझ गए? अलकनंदा जी समझे कि नहीं? तो अब उसी तरह ये सारे प्रत्यय जो है ना, ये सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, कृत, फिर से बोल रहा हूं। और इन सारे कृत प्रत्ययों के अंतर्गत जो 7 प्रत्ययों में से कृत है ना, उन कृत प्रत्ययों में से एक ये है, ये 7 है, ये 7 है। आप अलकनंदा जी अकेली थी, लेकिन ये प्रत्यय 7, ये 7 है, कृत्य है। तो कृत्य है, तो जिस तरह से अलकनंदा जी भी है और महिला भी है, उसी तरह ये 7 प्रत्यय कृत्य भी है और कृत भी है। ओके, कोई दिक्कत? ये जो 7 है ना, ये इनके कृत प्रत्ययों के अंतर्गत, ये सभी कृत है, उनके अंतर्गत ये 7 है, ये कृत। अभी भी नहीं समझे? बताइएगा, समझे कि नहीं? अलकनंदा बहन समझ गए? नहीं समझ, आप पहले ऊपर लिखिए नहीं, फिर लिख रहे हैं समझ। अच्छा समझ गए, तो ठीक, क्लियर है? तो उन सारे, हाँ ऐसा कहा जा सकता है आपको, सारे ऐसे कहा जा सकता है कि तो डर जा रहे हैं, ऐसा डरिए मत, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो सारे जो प्रत्यय है ना, ये सर मेरा सही है क्या? हाँ आप सही है मनोज जी, एक मिनट। तो चंद्रमा जी कुछ कृदंत कृत्य है, ऐसा होगा जी, बिल्कुल कुछ कृत प्रत्यय है ना। किसी को कह देते हैं नदी, पर उस नदी में आप डुबकी नहीं लगा सकते। किसी को कह देते हैं घी, पर वो घी पी नहीं सकते हैं, है ना। किसी को कह देते हैं संख्या, पर उस संख्या को गिन नहीं सकते हैं। तो ये पाणिनि जी ने नाम कर दिया कृत और कृत्य, ठीक है। कृत, अब पाणिनि जी पूरे व्याकरण में कहीं भी किसी सूत्र में कृत कहेंगे तो कृत का मतलब ये सारे प्रत्यय, कहीं भी अगर कृत्य कहेंगे तो कृत्य का मतलब इसके ये 7 प्रत्यय, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब बात ये, एक मिनट आप सब सोचिए, थोड़ा सा एक प्रश्न आप सबके तक इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, कृत के अंतर्गत, ठीक है, चलिए कृत के अंतर्गत। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सबको और मजा आएगा। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए यहाँ पर, रोजाना होती है मेरी क्लास, एक प्रश्न आप सबको मन में उठना चाहिए यहाँ पर कि भाई जो कृत प्रत्यय है ना, ये जो 7 कृत्य प्रत्यय है वो कृत तो है, तो इनको 2-2 नाम क्यों दिया गया, है ना, ये प्रश्न उठेगा ना। आखिर ये 7 प्रत्यय जो है, ये 7 प्रत्यय कृत भी है और कृत्य भी है, तो ऐसा बाकी के सारे प्रत्ययों का क्या अपराध था, बाकी के सारे प्रत्ययों का क्या अपराध था कि उन बाकी के सारे प्रत्ययों को एक ही नाम दिया गया, इन 7 प्रत्ययों को 2-2 नाम दिया गया, ऐसा क्या कारण है ना, ये बात है। तो ये 7 थोड़ा विशेष यूज है, बिल्कुल आप सही कहें, वो थोड़ा विशिष्ट है, विशेष यूज है। ये एक प्रश्न होना चाहिए, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए था, उसका उत्तर भी आप सबके, कुछ लोगों के मन में जो तर्क करते हैं उनके मन में है। तो 7 प्रत्यय थोड़े से विशेष है। विशेष क्या है? ये सामान्यतः पाणिनि जी एक नियम बनाएंगे, सामान्यतः पाणिनि जी एक नियम बनाएंगे कि जितने भी कृत प्रत्यय हैं इनका कर्तृवाच्य में प्रयोग है। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो मुझे नहीं पता है, पर किसी एक कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। जितने प्रत्यय हैं ये सारे कृत, पर एक्टिव, कर्तृवाच्य को एक्टिव कहते हैं, है ना,
जी ठीक है, एक्टिव ही कहेंगे। तो ये सारे प्रत्ययों का एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, पर ये 7 प्रत्यय ऐसे हैं कि जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग, ठीक है, भाव या कर्म में ही प्रयोग होता है ये 7, ठीक है। तो इसलिए ये 7 थोड़े विशेष है, स्पेशल, इसलिए इस 7 को अलग रखा है। उन 7 अलग नहीं रखा गया, इनके 2-2 ये अंतर समझ गए। तो इन 150 प्रत्ययों जो कृत प्रत्यय हैं, इन 150 कृत प्रत्ययों के अंतर्गत 7 प्रत्यय आते हैं जिन्हें कृत्य कहा जाता है। वो 7 प्रत्यय ये रहे, ठीक है, ये रहे। और इन 7 प्रत्ययों में जैसे उदाहरण बताओ विनोद जी, कैसा उदाहरण? ठीक है, अभी प्रत्यय तो बता दें, उदाहरण भी बताएंगे, बिना किसी उदाहरण के हम बताएंगे जाएंगे नहीं आगे, काहे चिंता कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इंग्लिश में फेल है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काल के अनुसार नहीं होता, काल के अनुसार नहीं। यहाँ वॉइस मतलब बोलने का ढंग, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, मैं कार्य करता हूँ, ठीक, मैं कार्य करता हूँ और मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक, वॉइस चेंज होता है ना, बोलने का तरीका, यही है वॉइस, ठीक है। मैं कार्य करता हूं, हम दोनों कार्य करते हैं, ठीक, मैं कार्य करता हूं, हम दोनों कार्य करते हैं, हम दोनों द्विवचन हो गया, तो कर्ता जो क्रिया था करता हूं वह करते हैं वे के रूप में बदल गया, है ना। मैं है तो करता हूं, हम है तो करते हैं, है ना। परंतु यदि मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, हम दोनों के द्वारा कार्य किया जाता है, हम सबके द्वारा कार्य किया जाता है, यहाँ हम दोनों, हम सब या हम या मेरे कार्य किया जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, वो वैसे का वैसा रहेगा, ये है पैसिव वॉइस। या हम दोनों के या मेरे द्वारा बहुत सारे कार्य अगर कार्य को बहुवचन में किया कहेंगे तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, मैं अकेला हूं पर कार्य किए जाते हैं, बहुवचन हो गया ना। वहां क्या होता है, वॉइस कर्म के हिसाब से चलता है ना। चलेगा, अब समझ गए। तो ये वाच्य कुछ परिवर्तित होता है, ये भाव या कर्म वाच्य में प्रयोग होता है, ये कर्तृवाच्य में प्रयोग, ठीक है। अब ऐसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्याख्यान हो सकता है, बहुत कुछ, अगर आप सबके मन में डाउट रहे तो इसके ऊपर केवल भाव और कर्म वाच्य के ही ऊपर 6-7 दिन चल सकते हैं, पर उतना आप सबके पास न समय ना हमारे पास समय है। फिलहाल उतना अगर आप सबको पढ़ना है तो यूट्यूब पर उसका कर सकते, यहाँ कुछ कम। तो ये 7 प्रत्यय है, यही ये 7 है, ठीक है। अव्यत, तव्य, अनियर, यत, अण्यत, क्यप, केलिमर, 7। आप सबसे पूछा जाए कृत्य प्रत्यय कितने हैं तो आप कहेंगे 7। कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे केलिमर, ठीक है। पर इन 7 में से एक केलिमर को छोड़कर बाकी 6 आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में कृत प्रत्यय टोटल 13 ही है, 13 में से 6 तो ये है, बाकी 7 इसमें से है ना। ऋल, त्रच, त्रिच, तक, तवतु, त्वा, ल्यप और ऋल, त्रिच, तक, तवतु देख लेंगे। कितने हैं? ये देख लीजिए, ऋल नहीं, सॉरी, ऋल त्रिच नहीं है, णमुल है, वही तो मैं सोच रहा था। णमुल है, तक, तक, तवतु, त्वा, तुमुन, क्षत्रिशानच, बस इतने ही, क्षत्रिशानच, तक, तवतु और तुमुन, नमुल, त्वा, 7। ये 7 प्रत्यय हैं जो कृत के अंतर्गत आते हैं, और ये बाकी शुरुआती के 6 तव्य, तव्यत, अनियर, यत, अण्यत, क्यप, ये 6 कृत्य के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये कुल 13 आपके सिलेबस में है, उनमें से 13 में से शुरुआती 6 ये शुरुआती जो 6 है वो कृत्य के अंतर्गत यानी इन 7 के अंतर्गत आ जाते हैं।
ठीक है। कुल 7 प्रत्यय कृत्य, उन 7 में से कृत्य प्रत्ययों में से 6 आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, 6 आपके सिलेबस में। तो आपको तव्यत, तव्य, अनियर, यत, यप, ण्यत, ये इतने 6 पढ़ने, ठीक है। कल शाम तक ये सभी खत्म हो जाए, कल शाम का जो क्लास होगा तब तक ये 6 प्रत्यय खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसा प्रयास हो। आज हम आगे चलते हुए, वैसे 1 घंटे का समय हो चुका है, 9 बज गया है। यदि आप सब कहेंगे तो आज हम इसमें से तव्यत, तव्य, अनियर ये 3 प्रत्यय देख लेंगे, और यदि आप सब अभी कहेंगे कि अभी रोक दीजिए तो हम यही रोक देंगे, ठीक है। काल, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा पोल कर लेता हूं, ठीक है, पोल कर लेता हूं। आज वाले ट्रू चुनिएगा, कल वाले फॉल्स चुनिएगा। आज वाले ट्रू, कल वाले फॉल्स, कोई भी एक चुन लीजिएगा। 30 सेकंड के लिए आप सबके पास पोल है, ठीक है। आज वाले ट्रू, कल वाले फॉल्स, ठीक है। अच्छा टक्कर, चलिए ठीक है। जल्दी जल्दी, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, दोनों तरह के लोग हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमें कि 1 घंटा व्याकरण जैसा विषय 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना। व्याकरण जैसा विषय 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर भी लोग बोर नहीं हुए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लोग बोर नहीं हुए, 50% लोग अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी पढ़ाइए। चलिए, तो फिलहाल सरल संस्कृत व्याकरण मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये यूट्यूब चैनल है, आप उसकी पढ़ सकते हैं। हाँ, अब मैं बता देता हूँ आप सबको कि आगे का जो है वो कल ही होगा, पर एक निवेदन है कि कल इसको हो सकेगा तो आज जितना बताया है ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना विषय खुद से पचा के आइए। अगर आपको पच गया है तो कल का विषय आपको मैं बता रहा हूँ, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्या 6 प्रत्यय कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना पचा के आएंगे तो बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो इतना आप पचा के आएंगे, कल शाम को फिर 8 बजे मिलेंगे अग्रिम विषय के साथ, ठीक है। तो लास्ट में कमेंट ऐसा होता है कि